बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी के एक टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। आज भी हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो उसने पूछा है हमसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी के एक टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजी के पहले चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम उस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें उसने हमसे कहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये कुछ ब्रांचेस आपको दी गई हैं, इनकी डेफिनेशन करें, बताएंगे इनमें क्या किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, विरासत के बारे में, और हम किसके बारे में पढ़ते हैं जी, वेरिएशन के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी जी, जेनेटिक्स होगी। इसके बाद दूसरी टर्म है वो हमारे पास है जी एनाटॉमी। तो एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं वो हमारे पास क्या होती है जी, एनाटॉमी, इंटरनल बॉडी पार्ट्स भी आप कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद पैलियंटोलॉजी है। तो पैलियंटोलॉजी बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है मेरीन बायोलॉजी। तो मेरीन बायोलॉजी में हम क्या करते हैं जी, स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस, स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस के समुद्री जिंदगी जो है उसके बारे में बायोलॉजी की जिस शाख में हम पढ़ रहे होते हैं वो हमारे पास मेरीन बायोलॉजी होती है। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं, डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, उसके काजेस के बारे में पढ़ते हैं, उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि बीमारी क्या है, उसका किस वजह से हुई है और उसके असरात क्या हैं। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स उसने कहा था हमें डिफाइन करें, तो उनको हमने देख लिया। ये हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरा है जी, ब्रांच नेम बताएं which involves development of an organism from the fertilization to the birth। वो कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि एक मुकम्मल जो ऑर्गेनिज्म बनता है फर्टिलाइजेशन के अमल से लेकर उसकी अपनी मुकम्मल बर्थ तक, तो वो कौन सी ब्रांच है जी, वो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी है। कौन सी होती है जी, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी। तो ये वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी, मेडिसिन एंड सर्जरी डिफर फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। तो वो कह रहा है कि किस तरह से मेडिसिन और सर्जरी जो है ये एनिमल हस्बेंड्री से डिफर होती है। तो हमारे पास जो मेडिसिन और सर्जरी है इसमें हम डिजीज की ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं और प्रिवेंशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास जो एनिमल हस्बेंड्री है इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं कि एनिमल्स की जो हम केयर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रीडिंग के बारे में पढ़ते हैं, समझ आ रही है, और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि एनिमल्स की मैनेजमेंट कैसे करनी है। जो फॉर्म एनिमल्स हैं, जो मतलब हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जिनको हम घरों में पालतू जानवर कहते हैं, उनको उनके बारे में उनकी केयर करना, उनकी ब्रीडिंग करना और उनकी मैनेजमेंट के बारे में हम इस जो इल्म है उसको एनिमल हस्बेंड्री के अंदर करते हैं, ठीक है। और मेडिसिन और सर्जरी में हम क्या करते हैं, मेडिसिन और सर्जरी में हम ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, समझ आ रही है, दोनों में इस तरह से फर्क है, ठीक है, एक डिजीजेस के बारे में है और एक हमारे जो एनिमल्स हैं, पालतू जानवर हैं, उनकी केयर के बारे में, उनकी ब्रीडिंग के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी है। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका स्ट्रक्चर किस तरह से है, उनकी शक्ल सूरत किस तरह से है, ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी में आता है। और फिजियोलॉजी में कि वो उनकी फंक्शंस क्या है, स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स, कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको हम किस शाख में पढ़ रहे होते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम कंप्यूटर टेक्निक्स को इस्तेमाल करके
हम अपने बायोलॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हैं। कंप्यूटर टेक्निक्स को इस्तेमाल करके, कंप्यूटर टूल्स को इस्तेमाल करके, कंप्यूटर मॉडल्स को इस्तेमाल करके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टम को स्टडी करते हैं और उनके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें वो पूछ रहा है कि रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंटिफिक मेथड, कि हमारे पास जो एक साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं, एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन उसका स्टेप है और एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन स्टेप है, तो इनका रोल क्या होता है उसमें। तो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ऑब्जर्वेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन हमें किस चीज में मदद करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन हमें हेल्प करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है उसको टेस्ट करना है। अगर वो ठीक है तो उसको मतलब आगे फर्दर प्रोसीडिंग के लिए भेजा जाता है, और अगर वो गलत है तो दोबारा से ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर एक नया हाइपोथेसिस बनाया जाता है। तो ये इनका रोल है कि ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर आप किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर आप हाइपोथेसिस की करेक्टनेस को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे इस पहले चैप्टर के एक्सरसाइज के। इसके बाद हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उन लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है जी, लिंक द स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद दैट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमने लेक्चर नंबर 5 ए पार्ट और उसका बी पार्ट उसमें हमने इसको कवर किया था, ठीक है। आपकी बुक में इसका जो आंसर जो मेंशन्ड है नाम वो क्या है कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, तो उसको आप मुकम्मल अच्छे अंदाज में तैयार करेंगे। ये पूरा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी कैन लीड टू द डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज, ठीक है। कि हम बायोलॉजी को स्टडी करने के बाद एफएससी लेवल तक उसके बाद कौन सी फर्दर प्रोफेशनल स्टडीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब हमारा जो बुक में मेंशन टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी, ठीक है। कि कौन कौन से कैरियर्स को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। बहुत सारे हमने जो है ना वो स्टडी किए थे। तो ये लेक्चर नंबर 6 एंड 7 के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हमारी जो सीरीज लेक्चर है उसमें लेक्चर नंबर 6 और 7 के, और आपकी बुक में जो मेंशन है वो कैरियर्स इन बायोलॉजी के नाम से ये मेंशन है। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो सवाल है, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है जिसमें मुख्तलिफ रिसर्चर्स, मुख्तलिफ साइंटिस्ट मिलकर काम करते हैं और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि प्रूव करें स्टेटमेंट को बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो बहुत सारे हमने इसमें पढ़े थे कि साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, जिसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, डीएनए का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने देखा था, ठीक है। और भी बहुत सारी जो फील्ड्स थी जो इससे रिलेटेड थी उनको हमने स्टडी किया था कि किस तरह से मुख्तलिफ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी हमने पढ़ा था कि किस तरह से मुख्तलिफ फील्ड से जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो मिलकर काम करते हैं और किसी भी एक खास साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड के नाम से ही आपकी बुक में मेंशन्ड है, तो आप वहां से इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। इसके बाद हमारे पास चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है कि हाउ हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड इनटू थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। कि किस तरह से एक हमारा जो हाइपोथेसिस है वो कन्वर्ट होता है थ्योरी के अंदर, और थ्योरी फिर कन्वर्ट होती है लॉ के अंदर और प्रिंसिपल के अंदर। कि अगर हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक हाइपोथेसिस हमने बनाया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन सभी एक्सपेरिमेंट के बाद वो हाइपोथेसिस सही साबित हो जाता है, तो फिर वो एक थ्योरी बन जाता है। और फिर उस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और अगर फिर वो थ्योरी गलत साबित नहीं होती है तो फिर वो एक लॉ बन जाता है, ठीक है। और लॉ को हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ नेचर होता है जिसको आप गलत साबित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एक हाइपोथेसिस थ्योरी में कन्वर्ट होता है और थ्योरी फिर एक लॉ और प्रिंसिपल में कन्वर्ट होती है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स अ साइंटिस्ट अडॉप्ट्स इन ऑर्डर टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। कि कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जो एक साइंटिस्ट अडॉप्ट करता है किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट हमने बड़ी डिटेल में इसको स्टडी किया था कि हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं, जिसमें हमने स्टडी किया था कि रिकग्नाइजिंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, फिर ऑब्जर्वेशंस करनी है, हाइपोथेसिस बनाना है, डिडक्शंस करने हैं, ठीक है। फिर हमने उसकी रिजल्ट्स निकालने हैं, रिपोर्टिंग करनी है। ये सारे वो स्टेप्स हैं जो एक साइंटिस्ट उनको फॉलो करता है और किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसका जवाब आपको लेक्चर नंबर 12 में भी मिल जाएगा, जो हमारा साइंटिफिक मेथड का
जो लेक्चर था आपकी बुक में साइंटिफिक मेथड के नाम से मेंशन्ड है। इसके बाद हमारे पास छठा सवाल है, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट्स इन डिस्कवरिंग द काज ऑफ मलेरिया। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने काम किया कि मलेरिया की वजह क्या है, उन साइंटिस्ट का काम बताएं। तो सबसे पहले एक लेवरेन साइंटिस्ट था, 1880 में उसने मलेरिया काजिंग पैरासाइट को डिस्कवर किया था ब्लड सैंपल के अंदर। ठीक है, तो उसने ब्लड, जो इन्फेक्टेड पर्सन था उसका ब्लड लिया, तो उसमें उसने देखा कि मलेरिया की सबब बनने वाला वहां पर एक पैरासाइट मौजूद है, और उसी पैरासाइट को बाद में प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद रोनाल्ड रोज एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया कि पहले उसने इन्फेक्टेड बर्ड को एक मॉस्क्यूटो से कट करवाया। ठीक है, और फिर उस मॉस्क्यूटो को उसने एक हेल्दी बर्ड को कट करवाया, तो उस हेल्दी बर्ड में भी मलेरिया हो गया, और इस तरह से साबित हो गया कि हमारा जो मॉस्क्यूटो है वही वेक्टर है, वही मलेरिया के फैलने का सबब बन रहा है। और उसमें कौन सी चीज होती है जो मलेरिया के फैलने का सबब बनती है? प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, तो ये मतलब मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया और हमें बताया कि मलेरिया की जो काज है वो क्या है, जो एक्चुअली में क्या थी? प्लाज्मोडियम थी। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय रोज। तो वही दोबारा से आ गया कि रोनाल्ड रोज ने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने एक इन्फेक्टेड स्पैरो लिया, उसको फीमेल एनोफिलीज सॉरी उसने जो इसको कट करवाया था क्यूलेक्स से। ठीक है, क्यूलेक्स जो हमारे पास फीमेल मच्छर था उससे कट करवाया इन्फेक्टेड स्पैरो को, फिर उसी क्यूलेक्स मच्छर को उसने अलाउ किया कि वो एक हेल्दी स्पैरो को कट करे। अब क्योंकि उसने इन्फेक्टेड स्पैरो को कट किया था तो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम था, उसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम था। अब वही जब कट करेगा एक हेल्दी को, तो वहां पे अपना सलाइवा इंजेक्ट कर देगा, तो वहां पर उस जो हेल्दी स्पैरो था उसमें भी क्या हो जो है ना, वो आपका मलेरिया काज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन थे। आपकी एक्सरसाइज के एंड पे दो क्वेश्चन और दिए गए हैं और उनको नाम दिया गया है इनक्विजिटिव क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपको मतलब तजस्सुस दिलवाते हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, जो आपको एक्सपेरिमेंट के बाद से मतलब आपको जो है ना वो क्वेश्चन का आंसर उनका मिलता है। तो वो कौन से हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू क्लासीफाई द बायोलॉजी इनटू डिफरेंट ब्रांचेस सच एज बॉटनी, zoology एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, हाउ डज स्पेशलाइजेशन बेनिफिट साइंटिफिक रिसर्च। वो कह रहा है कि क्यों जरूरी है या क्या फायदा है कि हमने बायोलॉजी को आगे फर्दर उसकी मेजर फील्ड्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे पास बॉटनी है, जिसमें हमारे पास जोलॉजी है, जिसमें हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है। जब हम एक बायोलॉजी बहुत बड़ी फील्ड है उसको हम मेजर सब फील्ड्स में डिवाइड कर देते हैं, तो फिर हमें उसको आसानी के साथ स्टडी करने में आसानी होती है कि हर बंदा मुकम्मल स्टडी नहीं करेगा, एक स्पेशलाइजेशन फील्ड, एक साइंटिस्ट को, रिसर्च को वो अपनी फील्ड सिलेक्ट करेगा और उसमें स्पेशलाइजेशन करेगा। तो इस तरह से हमें जो बॉटनी वाले हैं वो प्लांट्स की स्टडी करेंगे, जो जोलॉजी वाले हैं वो एनिमल्स की स्टडी करेंगे, और जो हमारे पास माइक्रो बायोलॉजी वाले हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। और इस तरह से हमें ज्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन मिलेगी, ज्यादा मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन मिलेगी और ज्यादा एडवांस्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। ठीक है, और उसने और क्या पूछा है इसमें कि हाउ डज स्पेशलाइजेशन बेनिफिट साइंटिफिक रिसर्च। तो इस तरह से हमें ज्यादा बेहतर नताज मिलेंगे, ज्यादा बेहतर सॉल्यूशंस मिलेंगे किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम के। तो जो दूसरा सवाल है इंक्विजिटिव क्वेश्चन में वो है जी, हाउ कैन अ साइंटिस्ट apply the scientific method to confirm an observation that a certain plant species grow more quickly in shady places than in direct sunlight। कि किस तरह से कोई भी एक साइंटिस्ट साबित करेगा कि हमारे पास एक प्लांट की ऐसी स्पीशी है जो शेडेड एरियाज में ज्यादा ग्रो करती है एज कम्पेयर टू सनलाइट, कि डायरेक्टली सनलाइट उसके ऊपर पड़े तो वो कम ग्रो करती है, और अगर शेडेड एरियाज मतलब छांव वाला एरिया हो तो वहां पर वो ज्यादा करती है। तो मतलब यहाँ पर एक पूरा साइंटिफिक मेथड है, मतलब पूरी एक ये आपके पास प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, उससे हाइपोथेसिस निकालेंगे। हमारा हाइपोथेसिस क्या है? यही हाइपोथेसिस है कि जो प्लांट की स्पीशी है वो शेडेड एरिया में ज्यादा ग्रो करती है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक प्लांट को, उसी कैटेगरी के प्लांट को हम शेडेड एरिया में रखेंगे और फिर एक को रखेंगे सनलाइट में और कुछ वीक्स के लिए उनको अलाउ करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या जो हमने शेडेड एरिया में रखा था प्लांट और जो हमने सनलाइट में रखा था प्लांट उसमें ग्रोथ किसकी ज्यादा हुई है। और अगर ग्रोथ ज्यादा होती है शेडेड एरिया वाले की, इसका मतलब है कि हमारा हाइपोथेसिस सही साबित हो गया है। स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास
इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर था। एक्सरसाइज भी उसमें इंक्लूड है। इस चैप्टर के हमने तकरीबन 15 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, अच्छी तरह से याद किया होगा, ठीक है, और आप अपनी तैयारी पर भी मुकम्मल फोकस कर रहे होंगे और बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे होंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।